Hello and welcome back. This is lecture number 12, chapter 1 issue of shares corporate accounting. आज हम बाई बैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम बाई बैक ऑफ शेयर्स की थ्योरी देखेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक बार ये जान लें कि बाई बैक ऑफ शेयर्स इसका मतलब क्या होता है. बाई बैक मतलब वापस खरीदना ऑफ शेयर्स को वापस खरीदना. हमें पता है कंपनी जो है कैपिटल अरेंज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इशू करती है. ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी करती है, पर हम एक बार लेके चलते हैं कि पब्लिक को शेयर्स इशू करती है कंपनी कैपिटल अरेंज करने के लिए. तो जब कंपनी ये जो शेयर्स उसने अपने जो है लोगों को अलॉट कर रखे हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से उनके द्वारा लिए हुए शेयर्स को वापस खरीद लेती है अलग अलग रीजन से, तो हम उसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स. अब कंपनी बाई बैक क्यों करती है, उसके बहुत सारे रीजन हैं. सबसे पहले हम इन रीजंस को ही देखेंगे कि कंपनी बाई बैक जो है वो क्यों करती है. सबसे पहला तो होता है कि कंपनी के पास कई बार इतनी ज़्यादा कैपिटल होती है कि उसको उतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में एक कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है उस वक्त. तो अगर वो पैसे को यूज़ नहीं करेगी तो वो पैसा उसके पास पड़ा रहेगा, और रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता है अगर आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट ना कर रखा हो या किसी काम में ना लगा रखा हो, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ी हुई है कंपनी के पास, कंपनी क्या कर सकती है, इसको यूज कर सकती है अपना रिटर्न और कैपिटल और अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए. वो क्या कर सकती है, शेयर्स को वापस से खरीद सकती है. ओके, सो उससे कंपनी की क्या होगी, रिटर्न ऑन कैपिटल और अर्निंग पर शेयर जो है, एक शेयर पे शेयर के ऊपर जो अर्निंग होती है वो बढ़ जाएगी. कैसे बढ़ जाएगी, मान लीजिए कंपनी के पहले 10,000 शेयर इशू कर रखे थे, इसमें से अगर आप 10,000 शेयर इशू कर रखे थे और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर मतलब जो अर्निंग हो रही थी वो थी 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 1 लाख बटे 10,000, 10 रुपए. अब अगर कंपनी इनमें से 2,000 शेयर वापस खरीद लेती है, अब कंपनी के कितने शेयर हैं जो शेयर होल्डर्स के पास है, 8,000, तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग हो जाएगी 1 लाख बटे 8,000, यानी इससे बढ़ जाएगी. ठीक है, इस तरह से वो अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकती है और ऊपर से जो उसका रखा हुआ पैसा है वो भी यूटिलाइज हो जाता है. उसके बाद है कि कंपनी को जो है कई बार एक खतरा होता है कि जो अनडिजायरेबल पर्सन है वो उसका टेक ओवर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के पास शेयर होते हैं कंपनी के. कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो उन सारे शेयर होल्डर्स से बात करके उन सब शेयर होल्डर्स का शेयर खरीद के एक मेजोरिटी जो है ना शेयर्स की, वो कंपनी के अपने पास रख सकती है, और कंपनी का के ज्यादातर शेयर अगर किसी के पास होंगे तो वो कंपनी का बेसिकली मतलब ओनर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके टोटल शेयर 1000 है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. ठीक है, अब इस 1000 में से 300 शेयर तो ऐसे हैं जो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी. बाकी के 700 शेयर बहुत सारे अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है पब्लिक इशू कर रखा था, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने ले रखे थे. अब कोई राइवल कंपनी आती है, कोई और कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, इन लोगों से जिनके पास ये 700 शेयर है, इनके साथ डिस्कस करके मान लो इनमें से 500 शेयर खरीदने में कामयाब हो जाती है. ठीक है, ये मान लीजिए हमारी कंपनी है ए और ये कोई कंपनी है बी. अब इस बी ने जो है 500 शेयर खरीद लिए, और ए जो है उसके जो प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनके पास सिर्फ 300 शेयर है. तो इन दोनों में से ज्यादा हिस्सा कंपनी का किसके पास है, बी के पास चला गया. ठीक है, तो अब ए के डिसीजन में जब डिसीजन लेने होंगे तो उसके अंदर ज्यादा जो डिसीजन लेने में जिसका मतलब ज्यादा जो मजबूत जो पक्ष है वो कौन सा हो जाएगा, बी. तो इस तरह का जो अनडिजायरेबल टेक ओवर है जो कंपनी का हो सकता है, उसको बचाने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, इनसे अपने शेयर खुद ही वो वापस खरीद ले. कि बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे लोट्स में, मतलब किसी के पास मान लो 50 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर है, तो ऐसे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं कि कोई उनको आके तीसरी पार्टी आके उनको ज़्यादा पैसा ऑफर करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको अपने शेयर जो है बेचने में तैयार हो जाएंगे. तो इससे जो हमारी कंपनी होती है ना, उसको
इस चीज का खतरा हो जाता है कि कोई राइवल कंपनी आके या कोई एक पर्सन आके जिसके पास बहुत सारा पैसा है, इन लोगों को इन्फ्लुएंस करके इनसे वो शेयर्स परचेज कर सकती है और हमारी जो कंपनी है उसका टेक ओवर कर सकते हैं। तो अब ये इस कंपनी के मालिक हो जाएंगे। इन्होंने भले ही नहीं बेचा है पर ये इसके मालिक हो जाएंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा शेयर है। जिसके पास ज्यादा शेयर है उसका ज्यादा दबदबा होगा कंपनी में। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो है कि बाईबैक के पास जो है कंपनी के पास ये एडवांटेज होती है कि उनका जो है ना कैपिटल बेस रिड्यूस हो जाता है। जब कैपिटल बेस रिड्यूस हो जाता है तो वो हाई डिविडेंड देने के उसमें हो जाता है। जैसे मैंने बताया था अर्निंग पर शेयर जैसे बढ़ जाती है शेयर की, तो अब क्योंकि उनका कम शेयर होल्डर्स हैं तो वो अब जितने भी शेयर होल्डर कम हो गए हैं अब उनको वो ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, जबकि पहले वही डिविडेंड ज्यादा लोगों में बढ़ता। डिविडेंड जो होता है आपको पता है, शेयर होल्डर्स ने जो शेयर परचेज कर रखे हैं, जो पैसा कंपनी में लगा रखा है, उसके बदले उनको प्रॉफिट का एक हिस्सा पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब जो डिविडेंड पहले 10,000 लोगों में बढ़ रहा था अब वो डिविडेंड 8,000 में बढ़ रहा है, तो मतलब डिविडेंड जो है हमारा वो बढ़ गया, तो ज्यादा रेट के ऊपर कंपनी उनको डिविडेंड पे कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास जैसे मैंने बताया था जो आपका कैपिटल वाला है एक्स्ट्रा कैपिटल, तो सरप्लस कैश उसके रूप में पड़ा हुआ हो सकता है, उस कैश को वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती है अच्छी क्योंकि और कोई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है और पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो रखा हुआ पैसा कभी किसी काम का नहीं होता है। आपको उसको किसी ना किसी जगह पे जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक उस पैसे का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि फिर आप आज जो 10 रुपए की जो आज वैल्यू है एक साल बाद वो घट के 9 रुपए 50 पैसे या जितने भी हो जाएगी, पर 9 रुपए 80 पैसे, लेकिन आज की मुकाबले एक साल बाद उतने ही पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता अनलेस आप उससे कुछ ना कुछ कमा रहे हो। कंपनी या जो आपके जो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स हैं, जो आपसे खुश नहीं है, ऐसे शेयर होल्डर्स से कंपनी खुद ही अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है। तो क्या होगा, अब मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी की और मैं उस कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है या मुझे जितना डिविडेंड मिल रहा है या जितनी अर्निंग हो रही है मेरी, मैं उससे खुश नहीं हूँ, उस कंपनी से खुश नहीं हूँ, तो एक चीज तो ये हो सकती है कि मैं उन शेयर्स को मार्केट में भी सेल कर सकती हूँ, मुझे कम प्राइस मिलेगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो कंपनी है मैं उसको ही वही मतलब मुझसे शेयर वापस खरीद ले, तो एक तो मुझे एज अ शेयर होल्डर मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा जितना भी होगा वो, ठीक है, उतना का उतना जरूरी नहीं है कि जितने का मैंने खरीदा हो उतना ही मिले, पर एक तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा वापस। दूसरा, कंपनी को ये भी रहेगा कि मैं किसी थर्ड पार्टी को ना बेच दूं जो मेजोरिटी शेयर खरीद के जो है कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर ले। ठीक है, और ऊपर से कंपनी को यह भी फायदा होगा कि उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी और वो अपने जो बचे हुए शेयर होल्डर हैं उनको ज्यादा परसेंटेज मतलब ज्यादा उनको डिविडेंड दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रिटायरिंग एम्प्लॉयज होती है, आपको पता है स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने किया था, बोनस शेयर हमने किए थे, जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसको भी जो कंपनी जो है वो कंसिडरेशन के तौर पे जो है उनको शेयर्स, बोनस के तौर पे उनको शेयर्स या उनके काम के बदले में, उनकी सर्विस के बदले में उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के नाम पे उनको शेयर इशू करती है। अब एम्प्लॉय को, अपने खुद के एम्प्लॉय को आपने शेयर इशू कर रखे हैं और मान लीजिए वो एम्प्लॉय अब रिटायर हो रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस रिटायरिंग एम्प्लॉयज इसको ऑफर कर सकती है कि आप हमें ये शेयर वापस सेल कर दीजिए और उस शेयर के बदले में वो उनको ऑब्वियस सी बात है कुछ पैसा पे कर सकती है। इसके अलावा जो आपकी अब कैपिटल रिड्यूस हो गई क्योंकि आपके शेयर रिड्यूस हो गए हैं और आपने उसके बदले में पैसा दे दिया है, तो आपकी पूंजी जो है उसमें से पैसा गया है तो आपकी कैपिटल कम हो गई है। इससे जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो रियल निकल के आती है, इन्फ्लेट नहीं होती है। ठीक है, और इससे आपका जो शेयर्स की वैल्यू भी कई बार कंपनी की कम होने लगती है क्योंकि इतने ज्यादा शेयर होते हैं कंपनी के मार्केट में, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऑब्वियस सी बात है कम हो जाता है, तो शेयर की वैल्यू जो कम हो जाती है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप शेयर्स को कम कर लो। प्राइस का और सप्लाई का जो है ना ये रिलेशन होता है कि सप्लाई जितनी ज्यादा होगी प्राइस उतना ही कम होगा उस चीज का, डिमांड जितनी ज्यादा होगी प्राइस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो शेयर्स के मामले में भी यही चीज लागू होती है। इसके अलावा एक चीज होती है ओड लोट। ओड लोट का मतलब होता है, मान लो आप शेयर्स, आपने कई कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के मान लीजिए
आपके पास सिर्फ 5 शेयर हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने शेयर इशू कर रखे हैं, तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास मेरी कंपनी के 5 शेयर है, किसी के पास 1 शेयर है, किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 7 शेयर पड़े हैं। तो ये ओड लोट्स है, मतलब ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में कई लोगों ने मेरे शेयर्स खरीद रखे हैं। अब वो बेचने भी जाएंगे तो ये 2-4 शेयर बेच के वो क्या तो कमाई लेंगे, ठीक है। 2-4 शेयर बेच के उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए 1000 शेयर होते या 15,000 शेयर होते तो उनको काफी जो है मतलब एक अच्छा लोट बन जाता है। पर ये 2-4 शेयर किसी कंपनी के अगर बहुत सारे लोगों ने खरीद रखे तो वो इसको हम बोलते हैं ओड लोट। तो इसको क्या कर सकती है कंपनी, उसको खुद ही खरीद सकती है, क्योंकि उसी में बेचने वाले को भी फायदा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है, ठीक है। ये तो हो गई एडवांटेजेस बायबैक की, कि क्या क्या फायदे होते हैं बायबैक करने के। एक चीज और देख लेते हैं हम पहले कि बाईबैक का जो होता है वो कहां से कर सकती है कंपनी। अब देखो, जब भी कंपनी बाईबैक करती है, अपने खुद के शेयर वापस खरीद रही है, तो उन शेयर्स के बदले में कंपनी को पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप खरीद रहे हो अपने शेयर्स को वापस, तो ये जो पैसा कंपनी देगी, ये पैसा कंपनी कहां से लेके आएगी? ये पैसा कंपनी लेके आएगी उसके जो फ्री रिजर्व्स हैं, उसका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जब हम खोलते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितना भी पैसा हम डालते हैं वो पैसा कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही आप यूज कर सकते हो। जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जब भी हम बनाते हैं, जब प्रीमियम पे शेयर इशू होते हैं, तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के पैसे को कंपनी कहां कहां यूज कर सकती है, उसके अलावा वो कहीं और यूज नहीं कर सकती। तो उनमें से एक यूज है जब कंपनी को अपने शेयर्स को वापस खरीदना होता है बाई बैक के केस में, ठीक है। दूसरा होता है प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब किसी शेयर को इशू करके जो पैसा आया है, या कोई फ्री रिजर्व है, या कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, सिर्फ इन 3 जगहों से ही कंपनी से आए हुए पैसे में से ही कंपनी पैसा निकाल सकती है शेयर्स को बाई बैक करने के लिए। इसके अलावा कंपनी और कहीं से पैसा नहीं ले सकती, ना अपनी प्रॉफिट में से, ना अपने रेवेन्यू में से, ना कोई एसेट बेच के, और कहीं से आप पैसा नहीं ले सकते। सिर्फ इन 3 जगहों से ही कंपनी बाई बैक के लिए पैसा निकाल सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कंपनी अगर मान लीजिए बाई बैक करना चाहती है, तो कुछ शर्तें होती है जो कंपनी को पूरी करनी होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये देख लो कि कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन है जिसके अंदर ये बाई बैक के बारे में कंडीशंस और ये सारी चीजें बताई गई हैं, वो है सेक्शन 68, ठीक है। और सेक्शन 68 में भी सब सेक्शन 2 के अंदर आपको कंडीशंस दे रखी हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए अगर कंपनी बाई बैक करना चाहती है। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये जो बाईबैक है ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कंपनी अपने जो आर्टिकल्स बनाती है उसमें कंपनी को ये चीज ऑथोराइज की गई होनी चाहिए, उनको एक इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो जो है भविष्य में बाईबैक कर सकती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दे रखा है तो या तो आप उसमें अमेंडमेंट करो या फिर आप नहीं कर सकते हो बाईबैक, ठीक है। सेकंड होती है कि आपको जब भी कोई कंपनी को बाईबैक करना होता है तो उसको अपनी जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करवाना होता है, तभी वो कंपनी बाईबैक कर सकती है। अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता है उस जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग आपको पता है साल में एक बार होती है हर कंपनी की, तो अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब ये आम रेजोल्यूशन नहीं होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, तो तभी कंपनी बाईबैक कर सकती है। और जो बाईबैक है वो कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है, जितनी पे की गई है, टोटल पेड अप कैपिटल प्लस उसके जो रिजर्व्स हैं, इसके 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए पेड अप कैपिटल है टोटल कंपनी की 8,000 और फ्री रिजर्व्स है मान लो 2,000, तो ये जो टोटल हो गया 10,000, इसका 25% से ज्यादा पैसे अमाउंट की आप बाईबैक नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये जो 2500 रुपए है सिर्फ इतनी ही अमाउंट की आप बाईबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा बाईबैक आप नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है 2001, उसने कंपनी को ये ऑथराइज कर रखा है कि वो एक नॉर्मल रेजोल्यूशन अपनी मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर जो है वो पास करवा सकती है। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है पर एक रेजोल्यूशन पास करवा सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर, और बाईबैक कर सकती है अगर
वो बाईबैक की जो क्वांटिटी है वो टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से कम हो या 10% तक हो। तो अगर जितना आप बाईबैक करना चाहते हो वो आपकी टोटल पेड अप कैपिटल और आपके फ्री रिजर्व्स के 25% तक है, ठीक है। 25% तो इसकी आखिरी सीमा है, इससे ज्यादा तो आप किसी भी हालत में बाईबैक नहीं कर सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। इससे ज्यादा बाईबैक तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो ये जो बाईबैक कर रहे हो आप, ये सिर्फ 10% तक है टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के टोटल के, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवा के उसको कर सकते हो। मतलब आपको जनरल मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की उस केस में जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि ऐसा बाईबैक, ये जो 10% वाला बाईबैक है, ऐसा बाईबैक 1 साल में आप सिर्फ एक बार ही करवा सकते हो, एक से ज्यादा बार आप ये बाईबैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी हाल में मैंने आपको बताया 25% से ज्यादा अमाउंट का बाईबैक तो आप कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कर ही नहीं सकते हो, ओके। ये तो मैक्सिमम लिमिट है आपकी बाईबैक की। फोर्थ आपकी कंडीशन है कि जो कंपनी, आपको पता है कंपनी कैपिटल जो है ना 2 सोर्सेज से ले सकती है, 2 जगहों से ले सकती है कैपिटल। जब भी कंपनी पूंजी अपने लिए अरेंज करती है, एक तो होती है कि वो अपने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, तो वो शेयर्स इशू करके कैपिटल ले सकती है। दूसरी जगह होती है और डेट ले सकते हैं। डेट मीन्स कहीं से लोन ले लिया, किसी को डिबेंचर जारी कर दिए, ठीक है, वहां से डेट, कर्जा जिसको हम बोल सकते हैं, तो या तो कर्जा ले सकती है या अपने शेयर इशू कर सकती है, वहां से कैपिटल ले सकती है। तो चौथी शर्त ये है कि ये जो डेट है कंपनी का, इसका जो रेशो है वो कैपिटल और उसके कंपनी के फ्री रिजर्व उसके दुगने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप जब फाइनल ईयर में होगे, आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे, उसमें होता है एक डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है किसी भी कंपनी के कर्ज का, उसने जो कर्ज ले रखा है, जो पूंजी अरेंज कर रखी है, उसमें जो कर्ज का हिस्सा है वो उसके जो शेयर्स इशू करके जो उसने कैपिटल ले रखी है उसके मतलब कितने अनुपात में है, ठीक है। तो इसका जो आइडियल रेशो है वो है 2:1। मतलब अगर आपने शेयर इशू करके इक्विटी के थ्रू आपने जितना पैसा ले रखा है, अगर वो 1 है तो आपका डेट जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आइडियल रेशो है, ठीक है। तो यहां भी हम कर रहे हैं कि जब भी कंपनी बाईबैक करती है तो इस बाईबैक के बाद, मतलब अपने ही शेयर वापस खरीद लेने के बाद, कंपनी की जो कैपिटल है यानी जो पूंजी है और जो कंपनी के फ्री रिजर्व है, इन दोनों के टोटल के दुगने से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए कंपनी के पास, ठीक है। और ये जितने भी शेयर कंपनी बाईबैक कर रही है वो फुल्ली पेड होनी चाहिए। हमने फुल्ली पेड वाला पढ़ा था, ठीक है, कि आपने 5 रुपए मांग रखे हैं और सामने से शेयर होल्डर सिर्फ आपको 3 रुपए दे रहा है, तो वो फुल्ली पेड अप नहीं होते हैं। अगर 5 रुपए उस शेयर के बनते हैं तो शेयर होल्डर ने 5 रुपए उसके पूरे पे कर दिए होने चाहिए। फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर। उन्हीं शेयर्स को आप बाईबैक कर सकते हो। अगर शेयर होल्डर अभी भी कोई कॉल उसने पे नहीं कर रखी है मान लीजिए, तो या तो वो कॉल पे करेगा या फिर आप उसके शेयर्स को फोरफिट करोगे, लेकिन आप उन शेयर्स को बाईबैक नहीं कर सकते अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो बाईबैक, एक जो बाईबैक है वो 12 महीने के अंदर अंदर, जो भी आपने रेजोल्यूशन पास करवाया है, स्पेशल रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के पास होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको बाईबैक कर देना है। अदरवाइज अगर आपने बाईबैक नहीं किया तो फिर आप दोबारा से रेजोल्यूशन पास करवाओगे। ये जो रेजोल्यूशन आप पास करवा चुके हो, फिर इसके बेसिस पे आप ये बाईबैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ 1 साल तक की होती है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने बाईबैक करा लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कंपनी को बाईबैक करना होता है ना, तो उस केस में जो कंपनी है उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे कंपनी रजिस्टर होती है, और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहां पे एक सोलवेंसी की डिक्लेरेशन कंपनी को फाइल करनी होती है। सोलवेंसी का मतलब होता है कि कंपनी सोलवेंट है, मतलब अच्छा खासा कमा रही है, दिवालिया नहीं होने वाली है, ठीक है। सोलवेंट है कंपनी, दिवालिया नहीं हो रही है।
किस रूप में? एक एफिडेविट के रूप में, जिसके ऊपर कम से कम कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने साइन कर रखे हो, ठीक है, और उन 2 डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये एक डिक्लेरेशन है जो कंपनी को जमा करानी होती है रजिस्ट्रार के पास कि भाई हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से काम कर रही है, दिवालिया हम नहीं हो रहे हैं, हमारे पास काफी प्रॉफिट, काफी पैसा अभी रखा हुआ है, ठीक है, बंद नहीं होने वाली है हमारी कंपनी। ये आपको एफिडेविट, वहां पे डिक्लेरेशन जो है आपको एफिडेविट के तौर पे जमा करानी होती है, जिसमें 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। इस एफिडेविट में क्या कहा होना चाहिए? इस एफिडेविट में ये बात कही होनी चाहिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने फुल इंक्वायरी कर ली है कंपनीज के मामलों में, और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कंपनी जो है अपने सारे दायित्व पूरे करने के में सक्षम है, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर जो है वो मतलब सोलवेंट ही रहेगी, वो दिवालिया नहीं होने वाली है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि उनको ये चीज बतानी होती है उस एफिडेविट में कि हमने जो है हमारी कंपनी को देख लिया है अच्छे से, और हमारी कंपनी जो है अच्छे खासे हालात में है, और हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो हम चुकाने में सक्षम है, और अगले 1 साल के अंदर तो हम दिवालिया नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये उनको डिक्लेयर करना होता है, तभी वो बाईबैक के लिए जा सकते हैं। अब जो बाईबैक है शेयर्स का, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, वो आपकी जो सेबी की कुछ गाइडलाइंस उसके बारे में दे रखी होंगी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सिंपल सी शर्त है, सेबी ने जो भी गाइडलाइंस दे रखी है, अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है, मान लो सेंसेक्स पे या निफ्टी पे, वहां पे रजिस्टर है, लिस्टेड है, तो आपको जो है सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है इस उसमें मामले में। द बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। अगर तो आपके शेयर लिस्टेड है तो आप सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करोगे। अगर आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल और डिबेंचर रूल्स हैं कुछ 2014 में ये रूल दिए गए थे, तो इनको आप फॉलो करोगे, ठीक है। जो कंपनी अपने शेयर्स को वापस बायबैक करती है उसको उन शेयर्स को खरीदने के 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना होता है, खत्म करना होता है फिजिकली, ठीक है। इस बायबैक के पूरा हो जाने के 7 दिन के अंदर अंदर, और उस किसकी प्रेजेंस में एक कोई मर्चेंट बैंकर होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रार होना चाहिए या कोई आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने बायबैक कर लिया, आज उस बायबैक की आखिरी डेट है, बायबैक आज कंप्लीट हो गया, आज के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी को उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। शेयर जो होते हैं, मैंने बताया था, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सर्टिफाई किया जाता है कि इस पर्सन को शेयर इशू मतलब अलॉट किया गया है वगैरह वगैरह, तो उसको आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना उसको, ठीक है, ताकि वो शेयर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। और जब कंपनी इस डिस्ट्रॉय करेगी वहां पे या तो कोई मर्चेंट बैंकर होना चाहिए या रजिस्ट्रार होना चाहिए या फिर उसका कोई ऑडिटर होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का होना जरूरी है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे आपका, जब भी कंपनी जो है अपने शेयर्स को बायबैक करती है, ठीक है, तो वो कोई अपने शेयर्स का जो नया इशू है, दोबारा से अगर मान लीजिए वो शेयर इशू करना चाहे किसी और को, तो वो 6 महीने के से पहले वो शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। मान लीजिए आज कंपनी का बायबैक हुआ है, कंपनी ने बायबैक किया है, आज से 6 महीने के अंदर कंपनी किसी भी तरह का इशू ऑफ शेयर नहीं कर सकती, दोबारा से इशू नहीं कर सकती। सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के, अगर कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं या कंपनी को किसी तरीके की अपनी जो दायित्व है, अपनी कोई ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, जैसे मान लीजिए उसके पहले से ही उसने कोई प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं जिसको उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना हो, इन 2 चीजों के अलावा कंपनी बाईबैक के बाद 6 महीने के अंदर नया इशू नहीं कर सकती है शेयर्स का। 6 महीने के बाद आप नए शेयर इशू कर सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ शर्तें।
अब जैसे हमने सेबी की गाइडलाइन की बात की थी कि अगर आपके लिस्टेड है तो आप सेबी की गाइडलाइन फॉलो करोगे। कौन सी गाइडलाइन है? सबसे पहला है कि जो बायबैक जो है वो आपका परमिसिबल है, आपको परमिशन है बायबैक करने की। किन किन लोगों से? सबसे पहले जो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनसे। दूसरा, ओपन मार्केट में, मतलब बाजार में आप बायबैक कर सकते हो। मतलब दोनों में फर्क यह है कि आप अपने शेयर होल्डर से खरीद लो, मतलब उनसे बातचीत करके आपस में, या तो उनसे बातचीत करके खरीद लो, या फिर वो शेयर होल्डर बाजार में जाएंगे और कहेंगे भी हमें बेचना है, और बाजार में आप उनसे जाके उस चीज को खरीद लो। बाजार मतलब जहां से हम सामान खरीदते वो वाला बाजार नहीं, मतलब शेयर में, शेयर के मार्केट, ओपन मार्केट में। ठीक है, या तो आप उनसे पर्सनल डील कर लो या ओपन मार्केट में खरीद लो। फिर जो आपके ओड लोट है, जो मैंने आपको बताया था, ओड लोट का क्या मतलब होता है? किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 4 शेयर है, इस तरह से, तो उनसे आप खरीद सकते हो। और ऐसे लोगों से, आपके एम्प्लॉयज से भी वापस खरीद सकते हो। हमने किया था जिसको आपने स्वेट इक्विटी के रूप में या स्टॉक ऑप्शन के रूप में, अपने खुद के एम्प्लॉयज को आपने शेयर इशू कर रखे हैं, तो उनसे भी आप बाईबैक कर सकते हो। तो इन 4 जो है लोगों से आप, मतलब 4 टाइप के आपके, आप जो है यहां से बाईबैक कर सकते हो सेबी के अकॉर्डिंग। अच्छा, बाईबैक जो है वो स्पॉट रिडक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, नेगोशिएटेड डील नहीं हो सकती, या प्राइवेट प्लेसमेंट से नहीं हो सकती। देखो, जब भी आपको बाईबैक कर रहा है ना, तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि कंपनी को जो है ना पब्लिक में अनाउंसमेंट करनी होती है। कम से कम एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो पूरे देश में चलता हो, और एक हिंदी का न्यूज़पेपर जो पूरे देश में चलता हो, और एक रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन हो, जो बहुत सारी जगहों के ऊपर छपता हो। उसके अंदर कंपनी को ये चीज अनाउंस करनी पड़ती है कि वो बाईबैक करने वाली है, और किस शेयर होल्डर के सामने वो ये मतलब प्रपोजल रख रही है, ऑफर रख रही है बाईबैक करने का, उसको ये चीज अनाउंस करनी पड़ती है। तो आप प्राइवेटली नहीं कर सकते कुछ भी, ना ही आप स्पॉट रिडक्शन, स्पॉट ट्रांजेक्शन, मतलब उसी जगह पे इमीडिएटली खरीद लिया, ऐसा भी नहीं आप कर सकते। आपको न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पे छपता है, एक हिंदी का न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पे छपता है, एक रीजनल लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज है हरियाणवी, तो इन सब के अंदर, यहाँ से हमारे हिंदी चलती है हरियाणा में, तो इनके अंदर आप कंपनी को ये चीज अनाउंस करनी होती है कि आपको कौन सी डेट पे वो बाईबैक करने वाली है, और किस शेयर होल्डर को या किन शेयर होल्डर्स को उसने ऑफर दिया है बाईबैक करने का। ये उनको पब्लिकली सबको अनाउंस करना होता है, वो प्राइवेटली ये चीज नहीं कर सकती बाईबैक वाली। दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम प्राइस है जिसके ऊपर बाईबैक किया जाना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो हमने करा था कि मीटिंग के अंदर जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है, या वो 10% वाले केस के अंदर आपको जो रेजोल्यूशन पास करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, उसमें आप डिसाइड करते हो। और जो बाईबैक का ऑफर देते हो, आप शेयर होल्डर के सामने ऑफर रखते हो, आप उससे जबरदस्ती नहीं खरीद सकते शेयर्स को वापस, आप कंपनी को उसको ऑफर देना होता है। अब ये शेयर होल्डर के ऊपर है, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। तो बाईबैक का ऑफर जो कंपनी देती है उसकी एक टाइम लिमिट है। पहली बात तो कंपनी को शेयर होल्डर को कम से कम 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। तो मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी मुझसे शेयर खरीदना चाहती है, तो सबसे पहले तो वो अनाउंस करेगी सारे न्यूज़पेपर में मेरे नाम को मेंशन करके कि मुझे ऑफर दिया गया है बाईबैक का, और किस डेट तक के लिए ऑफर दिया गया है। दूसरी चीज, कंपनी मुझे कम से कम 15 दिन का टाइम देगी सोचने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है, जैसे हमने वो वाली की थी ना, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली। मान लीजिए वैसा ही कुछ केस हो जाए कि जितने बाईबैक के कंपनी के पास बाईबैक करने के ऑफर है उससे कम जो है बाईबैक कंपनी को करना है, तो उस केस में किस किस के शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। तो उस केस में क्या कर सकती है, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर कंपनी शेयर्स को वापस खरीद सकती है, ठीक है। ये कुछ सेबी की गाइडलाइंस है। अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है जो कंपनी, एक अकाउंट है एक टाइप का, जो कंपनी
किसी थर्ड पार्टी के साथ खोलती है, जिसमें कंपनी कुछ पैसा रखती है और उस पैसे का इस्तेमाल आप बाईबैक के लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। मैं एक वैसे एग्जांपल देती हूँ। मान लो मुझे फर्नीचर खरीदना है, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदना है और उसके लिए मैंने क्या किया, पैसा जोड़ना पड़ेगा मुझे, उसके लिए पैसा जमा करके रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक अलग अकाउंट खोल लिया, फर्नीचर खरीदने के लिए एक अकाउंट खोल लिया, उसमें पैसा डाल दिया और वो सारा का सारा पैसा सिर्फ मैं कहाँ यूज करूंगी, फर्नीचर खरीदने के लिए। उसके अलावा उस पैसे का और कहीं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो जैसे जैसे मैं फर्नीचर खरीदूंगी उस अकाउंट में से पैसा कट के जाता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एस्क्रो अकाउंट है। एस्क्रो अकाउंट को आपको खोलना होता है किसी थर्ड पार्टी के साथ। कैश भी हो सकता है और इसमें बॉन्ड्स भी डिपॉजिटेड हो सकते हैं, और ये सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज होएगा, फिर बाईबैक के लिए, ठीक है। और ये सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी को खोलना ही होता है। अच्छा, एस्क्रो अकाउंट में आप किस किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हो। एक तो आप इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। दूसरा है, इसमें कोई बैंक की गारंटी हो सकती है। भाई आपने कैश नहीं डाला पर बैंक की गारंटी हो सकती है बैंकर के फेवर में कि पैसा दे दिया जाएगा, गारंटी। या आप कोई सिक्योरिटी वहां पे डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। या आप इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन उस अकाउंट में रख सकते हो। लेकिन इसके अकाउंट का जो यूज होगा वो सारा, चाहे आपने गारंटी दे रखी हो, चाहे आपने कैश ही जमा करा रखा हो, या आपने कोई दूसरी सिक्योरिटी उसके अंदर डाल रखी हो, इसका इस्तेमाल होगा सिर्फ बाईबैक के लिए। अच्छा, एस्क्रो अकाउंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेएबल इफ कंसिडरेशन इज मोर देन 100 करोड़ रुपीज प्लस 10% ऑफ द कंसिडरेशन एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज। देखो, अगर मान लीजिए आप, अच्छा, एस्क्रो अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट आनी चाहिए। अगर तो आप 100 करोड़, कंपनी जो है वो 100 करोड़ की पेमेंट करने वाली है, तो उसका 25% होना चाहिए एस्क्रो अमाउंट में। और अगर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट होने वाली है, तो जितनी ज्यादा की होने वाली है 25% प्लस 10% उसका, ठीक है, वो इस अकाउंट के अंदर उसको रखा होना चाहिए। पूरा पैसे की जरूरत नहीं है, पर 25% अगर 100 करोड़ तक है तो, ठीक है। जैसे जैसे आप खरीदते जाओगे उनसे, वैसे वैसे आपका जो एस्क्रो अकाउंट में जो भी आपने जमा करा रखा है वो जाता जाएगा उनके पास। और अगर मान लीजिए एस्क्रो अकाउंट का आप यूज नहीं कर पाते हो, तो कंपनी इसको क्या करेगी, फोरफिट कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। तो ये तो था आपका बाईबैक कि होता क्या है, क्या कंडीशंस, कौन कौन सी शर्तें कंपनी को पूरी करनी पड़ेंगी अगर उसको बाईबैक करना है तो, या फिर सेबी की क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं। अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका लास्ट पार्ट है कि जर्नल एंट्रीज आपको कौन सी करनी है अगर आप बाईबैक करते हो तो। सबसे पहला केस होता है जब कंपनी को फ्रेश इशू करना होता है, ठीक है, बाईबैक के लिए। मतलब यहां हम क्या कर रहे हैं, पहले शेयर इशू कर रहे हैं, फिर उनको बाईबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फ्रेश इशू कि सबसे पहले तो हमें शेयर ही इशू करनी है। तो शेयर इशू की एंट्री हमारी बनती है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल जब हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। शेयर इशू कर दिए, अब हमें इनको वापस खरीदना है। तो हम 3 तरीके से खरीद सकते हैं। या तो हम एट पार खरीदें, जिस फेस वैल्यू पे हमने इशू किए थे उसी पे, या हम इन्हें डिस्काउंट के ऊपर कंपनी बाईबैक करे, या इनको कंपनी प्रीमियम पे बाईबैक करे। तीनों में से किसी भी में तरीके से भी कंपनी बाईबैक कर सकती है, क्योंकि कंपनी को बाईबैक करना तो जरूरी नहीं है कि कंपनी डिस्काउंट पे खरीदती है, ठीक है। अगर कंपनी एट पार खरीदती है, मतलब जितनी फेस वैल्यू थी शेयर की, जितने पे आपने इशू किए थे उसी के ऊपर एट पार, जैसे 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए पे ही आप वापस उसको खरीद रहे हो, तो सबसे पहली एंट्री बनती है इसकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर आप जो अमाउंट डालते हो वो होती है आपकी शेयर की नॉमिनल वैल्यू। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10 रुपए इसकी नॉमिनल वैल्यू, तो 10 रुपए के हिसाब से आप इसमें डालते हो, ठीक है। दूसरी एंट्री होती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ओके, तो यहां हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे तो सिर्फ शेयर्स की एंट्री की है कि हमने शेयर होल्डर्स जो थे उनसे शेयर कैपिटल ली है या शेयर कैपिटल हमारी कम हो गई है क्योंकि हम उनसे शेयर होल्डर से जो है शेयर वापस खरीद रहे हैं, तो हमारी कैपिटल कम हो गई। और फिर हमने क्या किया, उन शेयर होल्डर्स को पैसा पे किया शेयर के बदले, तो हमारा पैसा कम हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने। अब इन्हीं को अगर हमें डिस्काउंट पे खरीदना हो इन्हीं शेयर्स को, तो एंट्री बनेगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जब भी बायबैक के अंदर डिस्काउंट की एंट्री करते हैं तो हम उस एंट्री को कैपिटल रिजर्व के नाम से करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम फोर फीचर में भी हम रिजर्व के नाम से करते थे, तो यहां भी हम कैपिटल रिजर्व के नाम से करेंगे डिस्काउंट की एंट्री को। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, शेयर की नॉमिनल वैल्यू। शेयर होल्डर्स अकाउंट में वो वैल्यू जाएगी जो आपने एक्चुअल में पे की है, और कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट जाएगी जितना का आपका डिस्काउंट है। तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था, जैसे हमने एट पार वाले में किया, 10 रुपए का शेयर है, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है। आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है और 8 रुपए में शेयर खरीदा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे 10 रुपए। आपने जितने रुपए पे किए हैं वो जाएंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में 8 रुपए, और जो आपका कैपिटल रिजर्व है जितने का आपने डिस्काउंट दिया है वहां पे जाएगा आपका डिस्काउंट, ठीक है। और फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने भी आपने पेमेंट की है इनको, वो यहां आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम पे वापस खरीदे हैं तो फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री निकालेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम यहाँ पे जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो वैसे ही शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगी नॉमिनल वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगी प्रीमियम की वैल्यू, और शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगी वो जो आपने एक्चुअल में पे की है। तो ये चीज रट लेना कि शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर की नॉमिनल वैल्यू जाएगी सिर्फ, और शेयर होल्डर्स अकाउंट में जितना आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो मान लो 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, आपने 2 रुपए प्रीमियम के साथ दिया है, तो 12 रुपए आपने पे किए हैं। शेयर कैपिटल में जाएगी नॉमिनल वैल्यू, शेयर होल्डर में जाएगी जितनी आपने पे की है। हमने पे किए हैं 12 रुपए, तो शेयर होल्डर में चले गए 12, तो बाकी का कहा जाएगा प्रीमियम में, ठीक है। ऐसे ही शेयर होल्डर्स टू बैंक, जितनी आपने पेमेंट की है वो आ जाएगी यहां पे। अच्छा, अब है लास्ट आपकी, अगर आपने जो बायबैक जो किया है आपने वो फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के किया है, ठीक है। तो जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है वो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल देंगे। फ्री रिजर्व आपके वो रिजर्व होते हैं जो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री होते हैं, और जिसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी शामिल होता है, ठीक है। क्योंकि रिजर्व्स में से हम पैसा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को नहीं बांटते हैं, लेकिन वो रिजर्व्स जिनमें से हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे पैसा देने के लिए आज़ाद होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। तो अगर आप बायबैक कर रहे हो और फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के बायबैक कर रहे हो, हमने शुरू में ही देखा था किन 3 जगहों से आप बायबैक कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से, या किसी शेयर को इश्यू करके जो आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, उस प्रोसीड में से, या आपने कोई शेयर बेचे उससे आपको पैसा मिला, तो उस प्रोसीड में से, या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, या फ्री रिजर्व्स में से। तो अगर आप फ्री रिजर्व्स में से अगर पैसा निकाल के बायबैक करते हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एंट्री बनाते हैं फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहां पे हम डालते हैं जो भी आपका शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू। तो जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ एंट्री है, हमने क्या किया है, सबसे पहले शेयर्स को इशू किया है, फ्रेश इशू, तो उसकी एंट्री हमने दिखा दी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल हम अभी तक करते आए हैं। अब हमें बायबैक करने हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो कंपनी जितने की नॉमिनल वैल्यू है उतने के ही बायबैक कर ले,
या डिस्काउंट पे वापस खरीद ले या प्रीमियम पे वापस खरीद ले। ठीक है, डिस्काउंट पे कंपनी तब वापस खरीदती है कि जो शेयर वो खरीद रही है उसकी वैल्यू अब इतनी नहीं रही है। प्रीमियम पे तब खरीदती है जब जो शेयर वो वापस खरीद रही है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, एट पार खरीदती है तो ना तो डिस्काउंट की कोई एंट्री होगी ना ही आपकी प्रीमियम की, तो सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसमें जो भी शेयर की आपकी नॉमिनल वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की, पैसा आप शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो जिससे आपने खरीदा है, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने का भी आपने खरीदा है। तो क्योंकि हम एट पार कर रहे हैं तो दोनों में ही नॉमिनल वैल्यू आएगी। अगर आपने डिस्काउंट पे खरीदा है तो डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, वही एंट्री है। एक चीज ऐड हो जाएगी डिस्काउंट, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट में जितनी आपने पे की है वो जाएगी, और कैपिटल रिजर्व में डिस्काउंट की। ऐसे फिर हम शेयर होल्डर टू बैंक कर देंगे, जितनी आपकी जेब से पैसा गया है वो हम यहां डाल देंगे। अगर आपने प्रीमियम पे वापस खरीदा है तो एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम जाएगा डेबिट साइड पे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू शेयर होल्डर, तो शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू जाएगी, शेयर होल्डर में जितना आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो जाएगा, और बाकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम के नाम का। और फिर जब आप पेमेंट की एंट्री दिखाओगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें आपने जितनी पेमेंट की है उतनी दिखा दोगे। अगर आपने फ्री रिजर्व्स का यूज किया है शेयर्स की बायबैक करने के लिए तो उसमें जो वैल्यू है शेयर्स की, जितने शेयर्स आपने वापस खरीदे हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उसको हम एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आप पता है ये क्या होगा? हमने क्या किया, हमें जो मान लीजिए मैं कंपनी हूं, ठीक है, मुझे जो शेयर वापस खरीदने है ना उसके लिए मुझे फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालना है। अगर मुझे फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालना है तो मैं सीधा फ्री रिजर्व्स में से निकाल के शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले मैं फ्री रिजर्व्स में से पैसा इस अकाउंट में डाल लूंगी, फिर इस अकाउंट में से पैसा मैं बाईबैक के लिए यूज करूंगी। ठीक है, यहां ये होगा। तो अभी हम सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसका पैसा हम फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और फिर इस अकाउंट से जो पैसा है वो हम बायबैक के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बायबैक ऑफ शेयर्स का। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। सो थैंक यू सो मच।